अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हैदर अली बिजारानी। आज 18th अमेंडमेंट के ऊपर लेक्चर करूँगा। तो 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में 8 अप्रैल 2010 को। तो 18th अमेंडमेंट पे बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में फेडरेशन का सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फेडरेशन किस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। देखें, फेडरेशन की मीनिंग है कि अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट हों जिनके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वफाक हो, बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि वो जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं या वो प्रोविंस जो भी होंगे वो अपने इंटरनल अफेयर में बिल्कुल ही खुद मुख्तियार होंगे, बिल्कुल ही आज़ाद होंगे। तो इन्हें कहा जाएगा फेडरेशन। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फेडरेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोविंशियल एटोनॉमी, मतलब कि उन प्रोविंसेस को, उन ग्रुप ऑफ स्टेट्स को बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस होगी, बिल्कुल ही खुद मुख्तियारी होगी अपने इंटरनल अफेयर्स में। तो ये बात कही गई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में। तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस को जो ट्रू सेंस में प्रोविंशियल एटोनॉमी मिली वो मिली 18 अमेंडमेंट के तहत थी। अब देखेंगे कि वो ट्रू सेंस में प्रोविंशियल एटोनॉमी कैसे मिली। देखें, 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट ने कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को ख़त्म कर दिया, उसे अबोलिश कर दिया। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या थी और इसे ख़त्म करने से पाकिस्तान के प्रोविंसेस को कैसे प्रोविंशियल एटोनॉमी मिली या खुद मुख्तियारी मिली। देखें, 18th अमेंडमेंट से पहले दो लिस्टें हुआ करती थी, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, दूसरी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो भी डिपार्टमेंट्स होते थे उनको रेगुलेट फेडरल करता था और उनके ऊपर जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट्स होते थे उनको रेगुलेट या उनको लेजिस्लेट सिर्फ फेडरल ही करता था। दूसरी जो लिस्ट थी वो थी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन और भी बहुत डिपार्टमेंट्स थे। इन कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को जो रेगुलेट किया जाता था उन्हें प्रोविंस भी रेगुलेट करता था और उसके साथ साथ फेडरल भी यहाँ पे प्रोविंसेस में इंटरफेयर करके उन्हें रेगुलेट करता था। अगर कोई भी ऐसा बिल, लेट सपोज कि प्रोविंशियल असेंबली में कोई भी ऐसा बिल पेश किया जाता था जिसमें प्रोविंस और फेडरल के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था उस बिल के ऊपर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सुपरियरिटी दी जाती थी वो दी जाती थी फेडरल को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था प्रोविंशियल एटोनॉमी, मतलब कि फेडरल कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा प्रोविंसेस के इंटरनल अफेयर्स में। तो उस वक्त तो क्या होता था कि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत फेडरल इंटरफेयर करता था प्रोविंसेस के इंटरनल अफेयर में। मगर फिर क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट में कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। एक लिस्ट रखी गई जिसमें था फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसमें जो भी फेडरल के डिपार्टमेंट्स थे जिनको सिर्फ रेगुलेट फेडरल ही करता था, और दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स थे वो डिवोल्व करवा दिए गए, वो ट्रांसफ़र करवा दिए गए प्रोविंसेस को। और ये भी कहा गया कि भाई कभी भी फेडरल कभी भी प्रोविंस में इंटरफेयर नहीं करेगा, प्रोविंसेस जो भी चाहें अपना कोई भी बिल पास करा सकते हैं अपनी प्रोविंसेस में, और फेडरल कभी भी प्रोविंसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट ने ही प्रोविंशियल एटोनॉमी ट्रू सेंस में पाकिस्तान में के प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करवाई। तो इस पे आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या 18th अमेंडमेंट ने ही ट्रू सेंस में प्रोविंशियल एटोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाई या नहीं। अब देखें, जो दूसरा नंबर पॉइंट जो बहुत बड़ा एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 18th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म कर दिया। अब देखें, आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म करने से क्या हुआ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एम्पावर हो गई। अब देखें, आर्टिकल 58(2)B था क्या। आर्टिकल 58(2)B ये था कि जिसके तहत कभी भी प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट को, किसी भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। मगर 58(2)B के आर्टिकल को ख़त्म कर दिया। उससे ये हुआ कि प्रेसिडेंट कभी भी
किसी भी असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई भी इलेक्टेड अगर असेंबली बन रही है, तो अगर प्रेसिडेंट उस इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व करेगा तो उससे जाहिर बात है कि डेमोक्रेसी इतनी रिवॉल्व नहीं होगी किसी भी मुल्क में। तो 58 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया 18th अमेंडमेंट में, सिर्फ इस बात की वजह से जिसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो। तो इसलिए कहा जाता है कि 18th अमेंडमेंट स्टेबलाइज द डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ मिसाल लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी और 1990 में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया आर्टिकल 58(2)B के तहत। तो आप समझ सकते हैं कि वो असेंबली ख़त्म हुई। उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत बनी 90 में और 93 में उसकी हुकूमत को फिर डिसॉल्व किया उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने। फिर 1993 में हुकूमत बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, फिर उसकी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसॉल्व करते थे, तो जिससे डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में रिवॉल्व नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान में। मगर 18th अमेंडमेंट में क्या किया कि उस आर्टिकल को ही ख़त्म कर दिया जिससे प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसॉल्व करता था। और उसके साथ साथ ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट ने न ही कि फेडरल लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 140A। अब आर्टिकल 140A ये था कि उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज को कहा गया कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लगाएं अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि उन्हें हुक्म दिया गया प्रोविंशियल असेंबलीज को कि भाई आप भी अपनी प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे और ज़्यादा डेमोक्रेसी रिवॉल्व होगी पाकिस्तान में और इवन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। तो ये सब कुछ भी मिला 18th अमेंडमेंट में। अब देखें 18th अमेंडमेंट ने माइनॉरिटी राइट्स के स्कोप को और ज़्यादा इन्हांस किया। अब देखें क्या हुआ था कि पाकिस्तान के आइन 1973 में ये मौजूद है कि माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री हैव राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब यहाँ तक पाकिस्तान के आइन 1973 में मौजूद है कि माइनॉरिटीज़ को ये हक है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर 18th अमेंडमेंट ने फ्रीली वर्ड को इंसर्ट किया लास्ट में। मतलब कि 18th अमेंडमेंट को अगर हम देखें उसमें है कि माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री हैव राइट्स टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली। अगर फ्रीली वर्ड यहाँ पे हम लगाएंगे तो मतलब ये 18th अमेंडमेंट ने ऐड हुआ। अगर फ्रीली वर्ड को यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये हुआ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए। तो इसमें यह था कि माइनॉरिटीज़ के राइट को और ज़्यादा उसके स्कोप को इन्हांस कर दिया गया। और उसके इससे आप ये समझ सकते हैं कि इससे माइनॉरिटीज़ को भी बहुत राइट्स मिले। और उससे ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट ने ट्रीजन गद्दार के कॉन्सेप्ट को भी डिस्क्राइब किया, डिफ़ाइन किया। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो आर्टिकल है 6, उसके स्कोप को भी इन्हांस किया। अब देखें आर्टिकल नंबर 6 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करे, पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड करे, तो उसे हम कहेंगे ट्रीजन, गद्दार कहेंगे। और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि डेथ पेनल्टी होगी। अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी इंडिविजुअल ने पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया या पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करने की कोशिश की, तो ये बात मौजूद थी आर्टिकल नंबर 6 में। तो मगर 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 6 के स्कोप को और इन्हांस किया और कहा कि कोई भी इंडिविजुअल और वो सब बंदे जो उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करेंगे उस एक्ट में जिसमें अगर पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया गया, तो उन सब को भी डेथ पेनल्टी मिलेगी या कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई और कोई भी पाकिस्तान के आइन को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होगी।
तो मैं यहाँ पे भी आपकी कमेंट्स चाहूँगा कि आप बताएं क्या आपको लगता है कि 18th अमेंडमेंट ने ही ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। आगे बढ़ें। अब देखें 18th अमेंडमेंट ने प्रोमिसेस के शेयर्स भी इंक्रीज़ किए अकॉर्डिंग इन 7th NFC अवार्ड। 7th NFC अवार्ड जो आया 2010 में, उसमें जो प्रोमिसेस के शेयर्स थे वो भी NFC अवार्ड ने इंक्रीज़ किए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको ये बता दूँ कि NFC अवार्ड है क्या। अब NFC अवार्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हेड करते हैं फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरीज। अब NFC को ये मैंडेट दिया गया है कि भाई आप कोई भी फार्मूला तैयार करें जिससे रिसोर्सेज की, फिनंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरमियान। मतलब कि कोई भी ऐसा फार्मूला हो जिसके तहत सेंट्रल फिनंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रोविंसेस के दरमियान। अब देखें पहले क्या हुआ था कि जो 7th NFC अवार्ड आया वो आया 2010 में। मतलब पहले जो 6th NFC अवार्ड आए, उस 6th NFC अवार्ड में क्या होता था कि जो रिसोर्सेज सेंटर शेयर करता था किसी भी प्रोविंस को, वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर ही रिसोर्सेज शेयर करता था। मतलब कि अगर लेट सपोज के सिंध की इतनी पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज जो भी शेयर करने होंगे वो उनकी पॉपुलेशन देख कर शेयर करने होंगे। मगर 7th NFC अवार्ड में ये कहा गया कि भाई सिर्फ पॉपुलेशन को नहीं देखा जाएगा, मगर उसके साथ साथ 3 और फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हम देखकर ही रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो एक था पॉपुलेशन, किसी भी प्रोविंस की पॉपुलेशन देखेंगे उन्हें रिसोर्सेज या शेयर देने से पहले। उसके बाद ये देखेंगे कि वो प्रोविंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वहाँ पे पॉवर्टी कितनी है और बैकवर्डनेस कितनी है। और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ये है कि उस प्रोविंस का मास कितना है और वहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं। मतलब कि इन 4 फैक्टर्स को देखकर ही हम प्रोविंस को शेयर्स देंगे सेंटर में। तो ये था एक NFC के बारे में मैंने आपको बता दिया। मगर NFC 18th अमेंडमेंट ने NFC में क्या किया, उसने प्रोविंसेस के एक तो शेयर बढ़ाए और दूसरा जो मेजर पॉइंट था 18th अमेंडमेंट में उसमें यह था कि द शेयर ऑफ प्रोविंसेस मेंशन्ड इन द प्रीवियस NFC अवार्ड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन कमिंग NFC अवार्ड। मतलब कि अगर प्रीवियस NFC अवार्ड में किसी भी प्रोविंस को कितने भी शेयर दिए गए तो जो नेक्स्ट या कमिंग जो NFC अवार्ड होगा तो उसमें हम कभी भी उस शेयर्स को कम नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है अगर उस प्रोविंस की पॉपुलेशन बढ़ जाए या उस प्रोविंस की रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाए तो उसके शेयर बढ़ सकते हैं, मगर कभी भी प्रीवियस NFC अवार्ड से उस शेयर को कम नहीं कर सकते। और इस 18th अमेंडमेंट में बलूचिस्तान के शेयर बढ़ा दिए गए, 5% से बढ़ाकर 9.09% कर दिए गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट में कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ पाकिस्तान के पीपल को। और उससे साथ साथ सिंध की स्पेल ठीक कर दी गई। पहले था SIND सिंध, उसके बाद किया गया सिंध SINDH। बलूचिस्तान की स्पेल को ठीक कर दिया गया और NWFP का नाम चेंज करके रखा गया खैबर पख्तूनख्वा। तो ये था 18th अमेंडमेंट पे मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, या अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं या अगर किसी भी लेक्चर के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं किसी और लेक्चर के ऊपर कोई लेक्चर रखूँ किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप कमेंट में बता दें। थैंक यू, दैट्स ऑल।